मेरा तो कोई घर न था। शौहर ने भी बांझपन की वजह से तलाक दे दी थी। मैं एक रात की पनाह के लिए मारी मारी फिर रही थी, जब अचानक मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जो दुकान बंद करके घर जा रहा था। मैं फौरन इसके पास गई और बोली, मुझे खाने को कुछ दे दे, सुबह की भूखी हूँ। वो आदमी नेक था, मुझे अपने साथ घर ले आया और बोला, मेरे बच्चे की परवरिश कर, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, क्योंकि इसकी माँ मर गई है। मैं तो थी भी बांझ। इस बच्चे को लेकर बहुत खुश हुई। साथ ही मालिक ने मुझे ये कैसेट दी, बोला ये लोरी लगाकर इसे सुनाना तभी सो पाएगा। मगर जब मैंने वो कैसेट लगाई तो वो लोरी सुनते सुनते मैं खुद ही गहरी नींद में चली गई और जब सुबह उठी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर जो ही काम से वापस आया तो मैं जल्दी से इसकी जानिब पड़ी थी। मेरे हाथ में पानी का गिलास था जो मैंने अपने शौहर की जानिब बढ़ा दिया था। असद मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे। तभी मेरी सास जल्लाद बनकर अपने कमरे से निकल आई थी। वो कहने लगी, इस बांझ को फौरन तलाक दे दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक करके बैठी हूँ। असद का मुंह बन गया था। वो अपना बैग उठाकर कमरे में चले गए थे। दरअसल मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। औलाद से घर आबाद न हो सका था। मैं हर घड़ी औलाद की खातिर दुआएं करती रहती थी, मगर मेरी सुनी ना गई। मेरी सास तो जैसे मेरी दुश्मन बन गई थी। वो मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए हर वक्त मेरी और असद की लड़ाई करवाती रहती थी। कभी किसी बात को बहाना बनाकर तूफान खड़ा कर दिया, तो भी किसी बात को। पिछले बरस जब वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर गई तो उन्होंने इसकी बेटी को असद के लिए पसंद कर लिया था। वो जब से वापस आई थी उठते बैठते यही कहती थी कि असद इसको तलाक देकर घर से निकाल दो, मैं अपनी बहन की बेटी नाइला तुम्हारे लिए ले आऊंगी। वाह क्या लकी है। असद कहने लगा, अम्मी औलाद तो अल्लाह की देन है, जब वो चाहेगा दे देगा, मगर मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है, मुझे दूसरी औरत की हाजत नहीं है। मुसलसल पानी की बूंद गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। मुझे अब हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि कहीं असद मुझे छोड़ ना दे। मुझे इनकी संग दिली पर हैरत होती थी। ये मैंने इनसे तंग आकर इनसे कह ही दिया था कि जिनकी अपनी बेटियां होती है ना, वो दूसरों की बेटियों के घर बर्बाद नहीं करते। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे मेरे शौहर के सामने झड़क दिया था। कहने लगी, मेरी बेटी तुम जैसी बांझ नहीं है, वो बच्चों वाली है, तुम इस तक ना ही पहुँचो तो अच्छा है। अब मेरी सास अनोखी जिद लगा कर बैठी थी कि अपनी बीवी को तलाक दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। असद ने अपनी वालिदा की जिद में आकर मुझे तलाक दे दी थी। वो कहने लगे, अम्मी ये ले तलाक दे दी है मैंने फौजिया को, अब ये इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। मगर आप मेरी बात याद रखें, आपके सामने मैं अपनी जिंदगी तबाह करूंगा। आप ये मत सोचें कि मैं आपकी बहन की बेटी से शादी कर लूंगा। हकीकत तो ये है कि मैं किसी से भी अब शादी ना करूंगा। आप इस घर को दोबारा आबाद होता देखने के लिए तरसती रह जाएंगी। मैं आंसू बहाती अपना मुख्तसर सा सामान उठाकर घर से बाहर निकल आई थी। मैं जानती थी कि जिस तरह आज असद की वालिदा जीत गई थी, आगे भी वो जीत जाएंगी। असद कर लेगा दूसरी शादी, हो जाएगा इसका घर आबाद। मगर मैं तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था। मैं जाती तो कहाँ जाती। बाप तो मेरा 19 बरस पहले ही इंतकाल कर चुका था। मैं और अम्मी ने मामू के घर ही मुलाजिमों की हैसियत से जिंदगी गुजारी थी। 2 साल कबल अम्मी का भी इंतकाल हो गया था। रही बात मामू की, तो 6 माह कबल ही ये घर छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो चुके थे। अब रात के 9 बजे चुके थे। मैं तन्हा औरत ठिकाने की तलाश में सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। आते जाते लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि मैं तहाशा हसीन थी। अब मैं 24 बरस की हो चुकी थी। असद कहा करते थे, फौजिया असल हुस्न तो अब तुम पर आया है। जब तुम ब्याह कर मेरे घर आई थी तब तो तुम छोटी सी थी। अब मेरा यही हुस्न है। मुझे लोगों बहुत छोटी की तवज्जो का मरकज बना रहा था। मैं चुपचाप बस चलती जा रही थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं सोचने लगी भी कि कुछ लोग शायद इस दुनिया में सिर्फ इम्तिहान देने के लिए ही आते हैं, जैसा कि मैं, जबकि कुछ लोग अपनी जिंदगी फूलों की सेज पर गुजारकर इस दुनिया से गुजर जाते हैं। ना जाने आफतें मेरा पीछा क्यों ना छोड़ती थी, वो क्यों मेरे नसीबों से चिपक गई थी। अब घर से निकलना रह गया था, वो भी मेरे नसीबों की सियाही ने मुझे दिखा दिया था। मैं आगे बढ़ रही थी जब मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है।
मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो 3 लड़के मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो मुस्कुराने लगे थे। एक बोला, कहाँ को चलती हो, आ जाओ हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दें। इसकी बात सुनकर इसके साथी बनने लगे थे। मेरा खौफ से पूरा वजूद कांप रहा था। मैं समझ गई थी कि अगर मैं यूं ही सड़क पर चलती फिरती रही तो मेरे पास कुछ ना बचेगा, क्योंकि जगह जगह खत खाट लगाए बैठे थे। तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो अपनी दुकान बंद करके गालिबा घर वापस जा रहा था। मैं जल्दी से इसकी जानिब पड़ी थी। शक्ल सूरत से मैं खानदानी लगती थी, इसलिए वो रुककर मेरी बात सुनने लगा था। मैं बोली, शौहर ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है। वालिदैन इस दुनिया में है नहीं, मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। खुदारा मेरी मदद करें। मेरे पीछे चंद बदमाश लड़के पड़े हुए हैं। इस आदमी ने सर से पैर तक मेरे हुल्ले का मुशाहिदा किया था, जैसे ये दिख रहा हो कि मेरे अल्फाज में कितनी सदाकत है। फिर वो बोला, चलो मेरे साथ। मैं इस आदमी के साथ चलने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस आदमी से ठिकाने का सवाल करके दुरुस्त किया है या गलत। मैंने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। मैंने जैसे ही इस आदमी के घर में कदम रखा, मेरे कानों से छोटे से बच्चे की रोने की आवाज टकराई थी। वो आदमी जल्दी से आगे बढ़ा था, मैं भी इसके पीछे ही चलती थी। इसी 85 साल की एक बूढ़ी खातून थी जो इस नन्हे से जान को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी बोला, अम्मी मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले काम वाले को ना जाने दिया करें। आपसे ये बच्ची नहीं संभल सकती। आप उम्र के इस हिस्से में हैं जहां आपको खुद सहारे की जरूरत है। वो बच्ची मुसलसल रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर इस बच्ची को गोद में ले लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बेकरार वजूद को सुकून सा मिल गया हो। वो लड़की भी मेरी आगोश में आकर सुकून महसूस कर रही थी, इसलिए आंखें मोड़ कर लेट गई। वो आदमी जल्दी से कमरे में चला गया और फीडर बनाकर ले आया। इसने मुझे फीडर थमा दिया तो मैं इस बच्ची को दूध पिलाने लगी थी। वो आदमी बोला, मेरा नाम फैज है, ये मेरी बच्ची है। 3 माह पहले इसकी वालिदा इसको जन्म देते हुए इस दुनिया से गुजर गई है। मुझे कोई ऐसी औरत नहीं मिलती जो मेरी बच्ची का माँ की तरह ख्याल रखे। मेरी अम्मी तो इस बच्ची को उठाने की भी सिक्कत नहीं रखती। जब आपने मुझे रास्ते में ये बताया कि आपके यहाँ औलाद नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि आपको अपने साथ घर ले चलूं। इस तरह आपको ठिकाना भी मिल जाएगा और औलाद भी, जबकि मेरी बच्ची को भी माँ मिल जाएगी। मैं इस आदमी की बात सुनकर बेइंतहा खुश हुई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अल्लाह कितना रहम करने वाला है ना। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाला तो अल्लाह ने मुझे घर के साथ साथ औलाद भी दे दी थी। मैं इस बच्चे से विलहाना मोहब्बत कर रही थी। फैज ये सब देख के बहुत खुश हो गया था। दूध पिलाने के बाद मैंने सोचा कि इस बच्चे को सुला देती हूँ। तब फैज मेरे पास आया। इसने मुझे एक कैसेट थमा दी और बोला, ये बच्ची इस कैसेट की आवाज से ही सोती है। मैंने वो कैसेट लगाई तो इसमें अजीब सी मीठी सी लोरी थी। वो लोरी सुनते सुनते मैं भी सो गई थी। सुबह मेरी आंख बच्ची के रोने की आवाज से खुली थी। मैं जल्दी से उठ बैठी थी। फैज ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने इन्हें कमरे में आने की इजाजत दे दी थी। उन्होंने मुझे फीडर थमा दिया और बोले, इंशा इस टाइम दूध पीती है। मैंने वो फीडर इनके हाथ से थाम लिया था। वो कमरे से बाहर चले गए थे। मैं इंशा को दूध पिलाकर जब कमरे से बाहर निकली तो एक मुलाजिमा घर आ चुकी थी। वो बोली, फैज साहब अपनी दुकान पर चले गए हैं। मैंने सर हिला दिया तो वो मुलाजिमा घर की सफाई करने लगी थी। मैं सारा दिन इंशा को संभालती रही थी। मेरे पास करने को कोई काम था भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारा दिन मसरूफ रही थी, क्योंकि छोटी बच्ची के ढेरों काम थे। मुझे औलाद मिल चुकी थी, मेरे लिए यही बहुत था। रात जब फैज घर आए तो बोले, इंशा ने तंग तो नहीं किया। मैंने नफी में सर हिला दिया था। वो अपनी वालिदा की खैरियत दरियाफत करने लगी। फिर उन्होंने मुझे कल वाली कैसेट थमा दी और कहने लगी, ये लगा लेना, नहीं तो इंशा रात भर सोने नहीं देगी। मैंने इनके हाथ से वो कैसेट थाम ली थी। मैं इंशा के कपड़े बदल रही थी। तब मुझे ख्याल आया कि आज मुझे पहला दिन था इस घर में, जबकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं सदियों से यहाँ रह रही हूँ। मैं तो सोचती थी कि असद के बगैर जी भी नहीं पाऊंगी, मगर इसका तो मुझे ख्याल तक नहीं आया था। मैं खुद को कोसने लगी थी। मैं कितनी बेवफा थी ना। असद ने तो अपनी वालिदा के दबाव में आकर मुझे तलाक दे दी थी, फिर मैंने किसके दबाव में आकर इन्हें भुला दिया। मैं खुद से सवाल जवाब कर रही थी। मैंने इंशा को सुलाना चाहा तो वो कैसेट लगा दी थी। इंशा बहुत परसुकून नींद सो चुकी थी, जबकि मेरी भी आंखें भारी होने लगी थी। मुझ पर नींद तारी हो चुकी थी, जबकि मेरी आंखों के सामने फैज की शक्ल घूमने लगी थी।
सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे खुद पर हैरत हो रही थी। मैं सारी रात फैज को ख्वाब में देखती रही थी। अब भी जब मैं सोकर उठी तो मेरी निगाहें बार बार दरवाजे पर उठ रही थी कि मैं एक झलक फैज की देख लूं। मुझे अपनी दीवानगी पर हैरत हो रही थी। मैंने बच्ची को फीडर बनाकर दे दिया, मगर फैज अपनी बेटी को देखने कमरे में नहीं आए थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे बाहर नजर आ जाए। मैं बाहर निकली तो मुलाजिमा घर के कामकाज में मसरूफ थी। मैं बोली, फैज कहाँ है? वो मुलाजिमा बोली, वो तो अपने काम पर चले गए हैं। मेरा दिल एकदम से बुझ सा गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि मुझे इंशा से भी अपनायत महसूस नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि ये सब गलत है। मैं अभी इद्दत में थी। मैं किसी मर्द के मुताल्लिक ऐसा नहीं सोच सकती थी, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। शायद मुझे फैज की तरफ से इज्जत खींच रही थी जो वो मुझे देते थे। रात जब फैज घर वापस आई तो मैंने इनसे कलाम तक ना किया था। वो बोले, फौजिया मेरी बेटी ठीक है। मैं गुस्से से बोली, आपको क्या फिक्र अपनी बेटी की? सुबह इसे देखे बिना ही चले गए। अगर जरा से भी फिक्र होती तो आकर इसे देख जाते। फैज मेरी तरफ बड़ी हैरत से देख रहा था। वो बोला, फौजिया मैं जानता हूँ मेरी बच्ची महफूज हाथों में है, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चुप कर गई थी। वो अपने कमरे में वापस चले गए थे। मुझे इन पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्यों मेरी नाराजगी का नोटिस नहीं लिया था। मैंने बच्ची को सुलाने के लिए वो कैसेट लगा ली थी। बच्ची सो चुकी थी जबकि मेरे कानों में किसी की गुफ्तगू की आवाज गूंजने लगी थी। कोई बेमानी से खैखा थी जो मुझे सुनाई दे रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे समझ में आ जाए कि मैं अतराफ में क्या गुफ्तगू हो रही है, मगर मुझ पर नींद इस कदर गालिब आ चुकी थी कि मुझे अल्फाज सुनाई तो दे रहे थे मगर इनकी समझ नहीं आ रही थी। नींद की वादी में डूबने से पहले मेरे कानों में एक निस्वानी आवाज गूंजी थी। फिर सारी रात मुझे फैज के सपने आते रहे थे। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि फकत 4 दिनों में ही मैं फैज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, मगर मैंने महसूस किया था कि वो मुझसे दूर दूर ही रहते थे। जाहिर सी बात थी वो मुझे अपनी बेटी के लिए लाए थे। इन्हें मेरे जज्बात व एहसासात की क्या परवाह हो सकती थी। सुबह फैज अपनी दुकान पर जाने से पहले मेरे कमरे में आए थे। उन्होंने बेड पर लेटी हुई इंशा को उठा लिया था और कमरे से बाहर ले गई थी। मुझसे उन्होंने कोई बात न की थी। मैं भी इनके पीछे ही बाहर आ गई थी। वो अपनी बेटी को गोद में पकड़कर खिला रहे थे। मैं बोली, फैज आप अपनी बच्ची के लिए माँ क्यों नहीं ले आते? फैज मुस्कुराकर बोले, अगर मैं इसकी माँ ले आऊंगा तो आपको बेघर होना पड़ेगा। मैं झट से बोली, फैज आप किसी ऐसी औरत को इसकी माँ बना दे जो मजबूर भी हो और बेघर भी, जो आपकी बच्ची को बेतहाशा प्यार दे और आपकी बच्ची इससे मानूस भी हो। फैज कहने लगे, अच्छा मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ। वो दुकान पर चले गए थे। मैं भी कमरे में बैठकर इंशा के साथ खेलने लगी थी। जब फैज की वालिदा ने मुझे पुकारा था मैं उठकर इनके पास गई तो वो बोली, फैज से दूर रहो। मैं तो इनकी बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं टुकुर टुकुर इनका चेहरा देख रही थी। मैं बोली, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बोली, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। मैं बोली, आप मुझे धमकी दे रही हैं। तब कमरे में काम वाली दाखिल हो चुकी थी। वो हम दोनों के सर पर आकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी, फौजिया जी ये आपसे क्या कह रही हैं? मैंने फैज की वालिदा की तरफ देखा तो इनकी आंखों में इल्तिजा नजर आई थी। मैंने बात बदल दी और बोली, कुछ नहीं, बस इंशा के मुताल्लिक बात कर रही थी। वो अजबात में सर हिलाकर चली गई थी। मैंने महसूस किया था कि वो बहुत कम काम किया करती है, ज्यादातर बाहर सहन में रहना पसंद करती थी। इसकी क्या वजह थी मुझे मालूम नहीं था। इंशा रोने लगी तो मैं उठकर इसका फीडर धोने किचन में चली गई थी। मैंने किचन में खिड़की में से देखा मुलाजिमा घर के पिछले हिस्से की जानिब जा रही थी। मैं चौंक गई, इसलिए मैंने सोचा इसका पीछा करके देखती हूँ कि वो कहाँ जाती है। मैंने फीडर किचन काउंटर पर ही रखा दिया था और खुद इस मुलाजिमा के पीछे चल दी थी। वो घर के अखबी जाने पड़ रही थी। इसके हाथ में खाने के ट्रे थी। मैं हैरान थी कि वो किसके लिए खाना लेकर जा रही है, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक इस मुलाजिमा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके पीछे चल रहा है। वो एकदम से चौंक कर पलट गई थी। मेरी तरफ देखकर पहले तो वो घबरा गई थी, फिर खूनख्वार नजरों से मुझे घूरती हुई मेरे पास आई थी। वो बोली, आप कहाँ जा रही हैं? लगता है आप चाहती हैं कि आपसे ये ठिकाना भी छीन जाए। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए बोली, दरअसल वो मुझे आंटी ने भेजा था। इनके टांगों में बहुत दर्द है, वो दबानी थी। इतना कहकर मैं वापस पलट आई थी। वो भी मेरे पीछे वापस आ गई थी। अब मेरा दिमाग बेदार हो चुका था। मैंने महसूस किया था कि इस घर में कुछ गैर मामूली चीज लाजमी थी
जो अब तक मेरी आंखों से ओझल रही थी। मैंने सोचा कि रात के वक्त तो मुलाजिमा अपने घर चली जाती है और फिर जब घर में लोरी वाली कैसेट लग जाती है तो सभी गहरी नींद सो जाते हैं। मैं इस वक्त उठकर पूरे घर की तलाशी ले सकती थी। इस मकसद के लिए मैंने पूरा मंसूबा बना लिया था। मैंने जैसे ही लोरी वाली कैसेट लगाई, मैंने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए थे। अब मुझे लोरी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं आंखें मूंद कर लेटी ये इंतजार कर रही थी कि कब घर वाले सोए और मैं उठकर अपना काम कर सकूं। यूं ही 1 घंटा गुजर गया था। मैंने हेडफोन कानों से उतार दिए थे। अब लोरी वाली कैसेट बंद हो चुकी थी। इससे पहले कि मैं उठकर बिस्तर पर बैठती, मेरे कानों में किसी औरत की आवाज सुनाई दी थी। वो गुस्से से चीख रही थी, मगर इसकी आवाज में शदीद दर्द भी था। वो बोली, फाइज तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम क्यों भूल गई हो कि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे? तब मेरे कानों में फैज की आवाज सुनाई दी थी। वो बोला, मैं बहुत जुनूनी हूँ यार, क्या करूं, जो चीज अच्छी लगती है इसको हासिल करके ही रहता हूँ। मुझे तुम अच्छी लगी थी, तुम मेरी दस्तरस में थी, इसलिए तुमसे शादी कर ली थी। मगर तुम्हारी भाभी मेरी दस्तरस में नहीं थी। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं दिल हार गया था। तुम्हें याद है ना, तब हम दुबई में रह रहे थे जब तुम्हारे भाई की शादी हुई थी। हमने वो सारी शादी वीडियोस में देखी थी। फिर मैंने अचानक से पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। तुम बहुत हैरान भी थे और मुझसे खफा भी हो गए थे कि अगर पाकिस्तान जाना ही था तो फिर भाई की शादी से पहले क्यों नहीं गए। तो बात दरअसल ये थी कि अगर मैं तुम्हारी भाभी पर फिदा न हो जाता तो कभी भी पाकिस्तान जाने का फैसला न करता। वो एक शादीशुदा औरत थी, इसे हासिल करना बहुत मुश्किल था। पहली बात तो वो खुद ही न मानती, इसलिए मैंने इस चीज का यह हल निकाला कि मैं जादू के जरिए इसे हासिल कर लूंगा। मैंने जादू सीखना शुरू कर दिया था। आमिर ने मुझे मशवरा दिया तो कि मैं जिस औरत को हासिल करना चाहता हूँ इसकी औलाद की बंदिश के लिए जादू कर दूं। मैंने वैसा ही किया। 4 साल तुम्हारी भाभी औलाद को तरसती रही, फिर इसे तलाक हो गई थी। मैं फैज की बातें सुनकर थर थर कांपने लगी थी। क्या वो ये सब बातें मेरे मुताल्लिक़ कर रहा था? वो मजीद बोला, सादिया तुम हामिला थी इसलिए तुम्हारा लिहाज करता रहा। जब तुमने मेरी बेटी को जन्म दे दिया तो मैंने तुम्हें तलाक देकर घर की अगबी हिस्से में बंद कर दिया था। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस कैद में नहीं रहूंगा। तुम्हारी भाभी फौजिया की इद्दत पूरी हो जाए तो मैं इसे निकाह कर लूंगा, तुमको आजाद कर दूंगा। तुम जानती हो क्या तुम्हारी भाभी को ये तलाक मेरी जादू की वजह से ही हुई है। जिस शब इसे तलाक हुई मुझे काले इल्म के जरिया पता चल गया था कि वो मेरी दुकान के पास से गुजरेगी। तब मैं इसे अपने घर ले आया था। हर शाम मैं इसे लोरी वाली कैसेट इसलिए दे देता था क्योंकि मैंने इसमें यह खास किस्म का जादू रिकॉर्ड कर रखा था। जिस तरह तुम्हारी भाभी वो मंत्र सुनती जाएगी वो मेरे इश्क में पागल होती जाएगी और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो खुद मेरे पास आकर मुझसे कहेगी कि फैज प्लीज मुझसे शादी कर लो। तब तक तुम खामोश रहो, ये हर रात ववेला मत किया करो। तुम्हारे चीखने की वजह से मेरा मंत्र खराब हो जाता है। उफ खुदाया, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं ये क्या सुन रही थी? क्या कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है? मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। मुझे अब समझ में नहीं आया था कि मैं फैज के पीछे दीवानी क्यों होती जा रही थी। मैं बस हंसो हरकत लेटी रही थी। सुबह हुई तो फैज अपने काम पर चला गया था। चुकने से मुलाजिमा भी घर में दाखिल हो चुकी थी। मैंने फैज की वालिदा से कहा कि वो बीमारी का ढोंग रचा ले। वो अच्छी खातून थी, मेरी बात मान गई थी। मैंने मुलाजिमा से कहा कि इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले चलो। इसकी मेरी बात मानना पड़ी थी। वो जैसे ही घर से निकली मैं घर की आखिर में आई थी। वहाँ एक कमरा था जिसको बाहर से सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। मैंने दरवाजा खोल दिया था। सादिया बोली, फौजिया तुम? मैंने इसे खामोश रहने का इशारा किया था। मैं इसकी बेटी पहले से ही उठा चुकी थी। हम दोनों चुपचाप घर से निकल गए थे। मैं इसे पाजियाब कराने में कामयाब हो चुकी थी। मैं इसे इसके मायके ले गई थी। घर में झांक कर देखा तो बहुत बुरा हाल हो चुका था। मुझे वहां जाकर पता चला था कि असद ने मुझे तलाक देने के काम भी छोड़ दिया था और दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरी सास ने मुझे घर से तलाक दिलवा कर निकाला था। आज इसकी बेटी तलाक लेकर घर वापस आ चुकी थी। मेरी सास मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगने लगी थी। मेरी मिन्नत समाजत कर लग गई थी कि मैं वापस ना जाऊं, मगर मैं तलाक के बाद इस घर में ठहर नहीं सकती थी, इसलिए असद के आने से पहले ही वहां से निकल गई थी। मेरा ठिकाना दारुल अमान बन चुका है। मैंने यहाँ आकर खुद पर हुए जादू का तोड़ भी करवाया था। फैज पर पुलिस मुकदमा भी करवा दिया था। आज वो जेल के सलाखों के पीछे जिंदगी बसर कर रहा है। मुझ पर जिसने जुल्म किया था वो अपने किए की सजा भुगत रहा था।
मेरे इत्मीनान के लिए यही काफी था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।